मास्टर क्लास 3 स्टार्ट करते हैं। और उम्मीद है आपको पहले वाली क्लासें आपने देख ली होंगी, और नहीं देखी है किसी कारण से तो आप उन्हें जरूर देखें। जैसे मास्टर क्लास फर्स्ट है, मास्टर क्लास सेकंड है, तो वो आप जरूर देखें। आपके बहुत पेपर में हेल्प करेंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं मास्टर क्लास 3। तो इसमें सबसे पहले टॉपिक आता है साइबर सिक्योरिटी एंड अवेयरनेस। अब साइबर सिक्योरिटी एंड अवेयरनेस जो टॉपिक है, इसके अंदर क्या है, अलग अलग हमारे कंप्यूटर पे जो अटैक होते हैं उनके बारे में बताया हुआ है। तो सबसे पहले आता है इसमें मेलवेयर। मेलवेयर क्या होते हैं? मालवेयर एक हानिकारक उद्देश्य वाले सॉफ्टवेयर रहते हैं जो कि कंप्यूटर में डाटा चोरी करने और इसको नष्ट करने का प्रयास करते हैं। और ये जो है हमारे कंप्यूटर में ईमेल के माध्यम से ये हमारे कंप्यूटर में प्रवेश करते हैं। और मेलवेयर के जो एग्जाम्पल हैं वो है वायरस, ट्रोजन हॉर्स और स्पाईवेयर। अब इनके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे वायरस जो है एक छोटा प्रोग्राम होता है जो कि बिना अपनी परमिशन के कंप्यूटर के अंदर क्या कर लेता है, छवि बना लेता है, रिप्लिकेंट्स बना लेता है और कंप्यूटर की स्पीड को क्या कर देता है, स्लो कर देता है। इसी तरह ट्रोजन हॉर्स क्या है, एक नुकसान नहीं पहुंचाता है कंप्यूटर के अंदर, लेकिन कंप्यूटर के अंदर मतलब किसी अटैचमेंट के साथ कंप्यूटर में ये अपने एंट्री कर लेता है और अदर सॉफ्टवेयर के साथ, जैसे अपने कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं उनके साथ ये ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाता है और अपने काम को क्या करता है, प्रभावित करता है। इसी तरह स्पाईवेयर। स्पाईवेयर जो है एक नाम से प्रतीत होता है जासूसी करना। तो जो ये क्या करता है, हमारे कंप्यूटर में नजर रखता है, जो भी हम एक्टिविटी करते हैं, जो भी हम ऑनलाइन सर्च करते हैं, उन सबको ढूंढता है भी हमने क्या क्या काम किया है, और टाइम टू टाइम इसके स्क्रीनशॉट लेता है और अपने सर्वर एंड पे हमारा डाटा सेंड करता रहता है। तो ये थे मालवेयर के एग्जांपल। अब आता है फिशिंग अटैक। फिशिंग अटैक के अंदर क्या है, फिशिंग अटैक में हमारे से पर्सनल डिटेल मांगी जाती है और हमें नुकसान पहुंचाया जाता है। पर्सनल डिटेल का मतलब जैसे पासवर्ड है, जन्म दिनांक है, नाम है, डेट ऑफ बर्थ होगी, एटीएम नंबर वगैरह, ये क्या है, पर्सनल डिटेल की जानकारी में आ जाते हैं और ये हमसे मांगे जाते हैं फिशिंग अटैक के अंदर। नेक्स्ट आता है पासवर्ड अटैक। पासवर्ड अटैक में क्या है, अटैकर अलग अलग सॉफ्टवेयर की सहायता से हमारे पासवर्ड को आसानी से क्रैक कर लेता है और हमें नुकसान पहुंचाता है। फिर आता है डिनाइल ऑफ सर्विसेज। डिनाइल ऑफ सर्विसेज के अंदर अटैकर जो है हमारे कंप्यूटर को अटैक करने के लिए कई कंप्यूटरों का उपयोग करता है और उन कंप्यूटरों की सहायता से हमारे कंप्यूटर को क्या कर देता है, स्लो कर देता है, जिससे हमारा कंप्यूटर वर्किंग करना बंद कर देता है। और उसी दौरान अटैकर उनमें से जो कंप्यूटर यूज करता है, कई मतलब अलग अलग कंप्यूटर जो यूज करता है, उन्हीं में से किसी कंप्यूटर का यूज करके हमारे कंप्यूटर से डाटा चुरा लेता है या हमारे डाटा को प्रभावित कर देता है। नेक्स्ट आता है मेलवर्टाइजिंग। मेलवर्टाइजिंग क्या चीज है? मेलवर्टाइजिंग मतलब हमारे को लिंक के माध्यम से या वेबसाइटों के माध्यम से मुफ्त सामान खरीदने या लॉटरी के झांसे देके हमारे को क्या करा जाता है, फंसाया जाता है। इस अटैक को क्या बोला जाता है? मेलवर्टाइजिंग अटैक बोला जाता है। नेक्स्ट है सिस्टम सिक्योरिटी में सैंध, मतलब हैकिंग या क्रैकिंग के रूप में भी इसे जाना जाता है। अटैकर क्या करता है, द्वेषपूर्ण तरीके से अटैक करता है और हमारे सिस्टम से ज्यादा डाटा चुरा लेता है और हमें रोड पे आने तक की स्थिति में ले आता है। और फिर आता है वेब अटैक। वेब अटैक जो है वेबसाइट के माध्यम से किए जाने वाले अटैक को वेब अटैक बोला जाता है। कुछ वेबसाइट जो हैं इंटरेक्शन का सुविधा देती है, मतलब हमारे को क्या है, इंटरेक्ट मतलब बातचीत करने के लिए हमें कुछ प्लेटफॉर्म या फोरम देती है। उसके अंदर क्या करती है, वो हमारे से
नजदीकी बढ़ा के जानकारी जुटा लेती है हमारे बारे में, और वो फिर क्या करते हैं, उन्हीं जानकारियों के माध्यम से हमारे को अटैक करते हैं। और नेक्स्ट है सेशन हाईजैक। सेशन हाईजैक में जो है अटैकर क्या करता है, क्लाइंट मशीन और सर्वर के मशीन में जब ऑथेंटिकेशन का टाइम होता है, उस दौरान वो क्या करता है अटैकर, अब हमारे कंप्यूटर को कंट्रोल में ले लेता है और हमारे को नुकसान पहुंचाता है। फिर है लस्ट अटैक, जो है वो है डिनाइल ऑफ पोजीशनिंग। इस अटैक के अंदर क्या है, अटैकर डोमेन कोड के साथ क्या कर देता है, छेड़छाड़ कर देता है। और इससे क्या होता है, जो भी हम वेब एड्रेस लिखते हैं, वो वेब एड्रेस गलत वेब आईपी एड्रेस में कन्वर्ट होता है, जिससे जो पेज अपने खोलना चाहते हैं वो पेज ओपन ना होके अन्य पेज ओपन होने लग जाते हैं। अब ये तो थे अटैक की डेफिनेशंस। भाई कौन कौन से अटैक है, इनके बारे में हमें पेपर लेवल के लिए पता होना चाहिए, क्योंकि इनमें से कोई भी अटैक का नाम देके हमारे से उसकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है, या हमारे को सुमेलित करना भी बोल सकते हैं। और उसके अलावा आउट ऑफ मतलब अटैक टाइप भी पूछा जा सकता है, भाई इनमें से कौन सा अटैक का टाइप नहीं है, तो वो भी पूछा जा सकता है। अब बारी आती है सुरक्षित वेबसाइट की पहचान कैसे करें। तो सुरक्षित वेबसाइट के अंदर हमारे एड्रेस बार में एचटीटीपीएस और पैडलॉक दोनों होने चाहिए, तब वो वेबसाइट सुरक्षित मानी जाती है। और नेक्स्ट है, जो भी अटैक थे, उन अटैक्स के ऊपर अगर कोई साइबर क्राइम करता है, तो उन्हें सजा किस प्रावधानों के अनुसार दी जाती है, उसके लिए जो संविधान बनाए गए थे उसे नाम दिया गया है आईटी एक्ट 2000, भारतीय आईटी अधिनियम 2000। यह जो है भारत में साइबर क्राइम और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स से संबंधित प्राथमिक कानून है। यह अधिनियम इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों और डिजिटल हस्ताक्षरों को मान्यता देकर इलेक्ट्रॉनिक प्रशासन के लिए कानूनी रूपरेखा प्रदान करता है, और साइबर अपराधों और उनके लिए निर्धारित दंड को परिभाषित करता है। मतलब इस अधिनियम के अंदर जो है, जो भी साइबर क्राइम करते हैं उनको किस एक्ट के अंदर सजा दी जा रही, वो इसमें लिखी गए हैं इन संविधानों के अंदर। तो वो है इस प्रकार, जैसे धारा 65 मतलब सेक्शन 65, जो कि स्रोत कोड के साथ अगर कोई छेड़छाड़ करता है, तो उसे सेक्शन 65 के अंतर्गत सजा होती है। अगर कंप्यूटर को हैकिंग या क्रैकिंग के अंतर्गत कोई अपराध करता है, तो वो सेक्शन 66 में काउंट होता है। और इसी तरह इलेक्ट्रॉनिकली डॉक्यूमेंट में कुछ छेड़छाड़ करता है, तो उसे सेक्शन 43 के अंतर्गत लाया जाता है। और सेक्शन 67 के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिकली रूप में कोई जानकारी गलत छापना, वो क्या किस में आता है, सेक्शन 67 के अंतर्गत आता है। फिर नेक्स्ट है भारतीय कॉपीराइट अधिनियम 1957। ये जो है हमारे निर्धारित करते हैं कि कोई भी व्यक्ति जानबूझकर कंप्यूटर प्रोग्राम की अवैध प्रति बना लेता है, तो इसे क्या है, दंड दिया जाएगा। और कंप्यूटर प्रोग्राम की कॉपीराइट प्रोटेक्शन उपलब्ध है, लेकिन कोई पेटेंट प्रोटेक्शन नहीं है। मतलब कोई अगर किसी का कोई पेटेंट ले रखा है तो उसका कोई प्रोटेक्शन नहीं। वैसे कॉपीराइट अधिनियम के अंतर्गत उसने कोई अपना पहले अपनी फाइल लगा रखी है, तो वो अगर कॉपीराइट के अंदर आता है तो उस पे जरूर ये लोग काम करता है। इसका सेक्शन आ जाता है 1957। फिर आता है भारतीय दंड संहिता 406, जो कि विश्वासघात के अंतर्गत आ जाता है। तो कोई विश्वासघात करता है तो सेक्शन 406 में मापा जाता है। और इसी तरह 420 जो है धोखाधड़ी और बेईमानी बोगस वेबसाइट के अंतर्गत इसे गिना जाता है। अगर कोई धोखाधड़ी करता है या बेईमानी करता है तो उसे 420 की सेक्शन में सजा देने का प्रावधान है। फिर आता है भारतीय संविदा अधिनियम 1872। कॉन्ट्रैक्ट के उल्लंघन या क्षति या अनुबंधन में कोई भी
मामला अगर उजागर होता है तो उसके लिए सेक्शन 1872 के अंतर्गत उसे ये केस दायर होता है। अब आता है कंप्यूटर मैनेजमेंट। यूजर अकाउंट। अब यूजर अकाउंट क्या है कंप्यूटर मैनेजमेंट में? यूजर अकाउंट हमारे कंप्यूटर में दो टाइप के रहते हैं, एक रहता है स्टैंडर्ड, एक रहता है एडमिनिस्ट्रेटर। ये क्वेश्चन काफी बार पेपर में रिपीट होता है, अभी कंप्यूटर में यूजर कितने टाइप के हैं, तो वो अपने दो टाइप के हैं, स्टैंडर्ड यूजर और एडमिनिस्ट्रेटर। स्टैंडर्ड यूजर जो है दैनिक काम के लिए उपयोग में लिए जाते हैं, जबकि एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करने का इसमें सिस्टम रहता है, मतलब पूरे कंप्यूटर में कोई भी चेंजिंग हम इसमें आसानी से कर सकते हैं। और इसके स्टेप जो है, हमारे को कंट्रोल पैनल में जाना होता है और यूजर अकाउंट में जाके हम अपना यूजर बना सकते हैं। और फिर नेक्स्ट बिंदु है इसी के अंदर चैप्टर बिन कंप्यूटर मैनेजमेंट में, वो है सिस्टम रिस्टोर। जब हमारा कंप्यूटर क्रैश हो जाता है तो उस कंडीशन में जब रिकवरी करनी हो तो उस रिकवरी करने के लिए हम क्या यूज में ले सकते हैं? सिस्टम रिस्टोर काम में ले सकते हैं। अब रिस्टोर के अंदर क्या है? ये पुरानी सिस्टम फाइलें, विंडोज रजिस्ट्री सेटिंग्स, ये सभी क्या कर देता है? वापसी उसी स्थिति में लाके रीसेट कर देता है, जिससे हमारा कंप्यूटर वर्किंग करने लग जाता है। और फिर नेक्स्ट है प्रोग्राम इंस्टॉलेशन। प्रोग्राम इंस्टॉलेशन हमारे कंप्यूटर में बेसिकली थ्री टाइप में रहता है, जैसे सेकेंडरी डिवाइसेस, इंटरनेट और प्ले स्टोर। ये तीन चीजों से हम इसको इंस्टॉलेशन कर लेते हैं। जैसे सेकेंडरी डिवाइस में सीडी है, पेन ड्राइव है या हार्ड डिस्क है, ये हो सकती है। इसी तरह इंस्टॉलिंग फ्रॉम इंटरनेट, इंटरनेट के माध्यम से ब्राउजर से वेबसाइट पे जाके इंस्टॉलेशन करना। और थर्ड आ जाता है प्ले स्टोर से, विंडो स्टोर से ऐप डाउनलोड करके वहां से डायरेक्ट आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना। और इसी तरह एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करने के लिए हमारे को स्टार्ट मेन्यू में जाना है और उसके बाद सेटिंग्स, सेटिंग्स के अंदर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के अंदर फीचर नाम के एप्लीकेशन फीचर में जाके हम क्या कर सकते हैं? जिस एप्लीकेशन को हटाना है उस एप्लीकेशन को हटा भी सकते हैं और अपडेट भी कर सकते हैं। इसी तरह ओल्ड वर्जन अगर कंप्यूटर के हैं, जैसे विंडो 7 है या उससे पुराना है, तो उसके लिए स्टार्ट, फिर कंट्रोल पैनल, कंट्रोल पैनल के अंदर प्रोग्राम है, फीचर के अंदर जाके ये फंक्शन हम अपना सकते हैं, मतलब उसे हमारे कंप्यूटर से हटाना हो तो हटा सकते हैं। और फिर है नेटवर्क प्रिंटर। नेटवर्क प्रिंटर जो अगर इंस्टॉल करना है उसके लिए हमें कंप्यूटर में कंट्रोल पैनल में जाना पड़ता है, फिर डिवाइस एंड प्रिंटर में जाके हम अपने प्रिंटर को इंस्टॉल कर सकते हैं। नेटवर्क प्रिंटर जो है एक नेटवर्क पे लगाने के प्रिंटर लगाने के लिए काम में लिया जाता है ऑप्शन, जिससे कई कंप्यूटर से उस पर कमांड दी जा सके। और फिर आता है माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक के अंदर जो है कुछ बिंदु आ जाते हैं, जैसे नेविगेशन पेन है, कॉन्टेक्ट एरिया है। और नेविगेशन पेन मतलब उसमें नेविगेट करना ईमेल्स को, और साथ में फोल्डर कौन कौन से आ जाते हैं इसमें? इनबॉक्स है, आउटबॉक्स है, ड्राफ्ट है, कैलेंडर है, कॉन्टेक्ट्स है, ये इसके अंदर मिल जाते हैं। जैसे हमारे जीमेल में इनबॉक्स सैंडबॉक्स मिलते हैं, वैसे ही इसके अंदर इनबॉक्स, आउटबॉक्स, ड्राफ्ट, कैलेंडर, ये चीजें मिल जाती हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक भी एक तरह का मेल को हैंडल करने के लिए एक प्लेटफॉर्म है या सॉफ्टवेयर है, जिसके अंदर हम अपने किसी भी मेल आईडी को कॉन्फ़िगर करके अपने मेल की इनकमिंग या आउटगोइंग देख सकते हैं। इसी तरह इसके अंदर कॉन्टेक्ट एरिया, जिसमें हम मेल को पढ़ने का काम करते हैं, और सीसी कार्बन कॉपी और बीसीसी ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अब आउटलुक के अंदर जो है हम पर्सनल और बिजनेस अकाउंट को कॉन्फ़िगर करते हैं। अब पर्सनल अकाउंट को जब कॉन्फ़िगर करना है तो पोप 3 यूज किया जाता है, पोस्ट ऑफिस वर्जन 3 प्रोटोकॉल यूज होता है। इसी तरह बिजनेस अकाउंट को कॉन्फ़िगर करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज का उपयोग किया जाता है। और आउटलुक जो है एक पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर भी कहा जाता है इसे।
और इसके अंदर अगर बात करें, दोबारा से बता रहा हूं मैं, ये जो चीज है पर्सनल अकाउंट के लिए पोप 3 और बिजनेस अकाउंट के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज प्रोटोकॉल यूज किए जाते हैं। और नई मेल या नया नंबर या नया टास्क ऐड करना है तो उसके लिए हमेशा न्यू मेल, न्यू कॉन्टेक्ट्स या न्यू टास्क का उपयोग किया जाता है। फिर नेक्स्ट है फाइलों को, फोल्डर को शो या हाइड करना। तो किसी भी फाइल को छुपाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले फाइलों को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद राइट क्लिक करना है, फिर प्रॉपर्टीज में जाना है और हिडन में जाके उसे क्या कर देंगे, फाइलों को हाइड कर देंगे। और उसी तरह फाइलों को अनहाइड करने के लिए एक्सप्लोरर रिबन पे जाके हमने क्या करना है, व्यू टाइप में जाना है और फोल्डर और फाइल ऑप्शन के अंदर हमने क्या करना है, अनहाइड ऑप्शन के द्वारा फाइलों को अनहाइड किया जा सकता है। फिर आता है सीडी और डीवीडी को राइट करना। सीडी और डीवीडी को राइट करने को रन करना बोला जाता है। और के कंप्यूटर में अगर हमने प्रोजेक्टर ऐड करने हैं या प्रोजेक्टर चलाना है तो हमें क्या चाहिए, केबल चाहिए। केबल हमारी जो है एचडीएमआई और वीजीए केबल की सहायता से हम प्रोजेक्टर को आसानी से यूज कर लेते हैं। एचडीएमआई हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस और वीजीए जो है विजुअल ग्राफिक अडेप्टर केबल होती है जिसके अंदर पिनें रहती हैं। और अभी इन केबलों के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, प्रोजेक्टर को ऑन कर सकते हैं, मतलब कंप्यूटर की स्क्रीन को प्रोजेक्टर के माध्यम से डुप्लीकेट शो किया जा सकता है। अब बारी आती है इसको चलाने के लिए शॉर्ट की। तो शॉर्ट की जो है हमारी विंडो पी यूज होती है और इसके अंदर कई ऑप्शन आ जाते हैं जैसे कंप्यूटर ओनली, डुप्लीकेट, एक्सटेंड, प्रोजेक्टर ओनली। कंप्यूटर ओनली में सिर्फ और सिर्फ हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे ही स्क्रीन शो होती है, जबकि डुप्लीकेट के अंदर प्रोजेक्टर स्क्रीन और कंप्यूटर स्क्रीन दोनों सेम दिखाई देती हैं। और एक्सटेंड के अंदर जो है हमारा प्रोजेक्टर स्क्रीन और कंप्यूटर स्क्रीन की दोनों स्क्रीनें अलग अलग हो सकती है। और प्रोजेक्टर ओनली के अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्टर स्क्रीन पे ही डाटा शो होगा, कंप्यूटर स्क्रीन पे डाटा शो नहीं होगा। तो ये इसके ऊपर भी काफी बार क्वेश्चन आए हुए हैं, एक्सटेंड में क्या होता है, प्रोजेक्टर ओनली में क्या होता है, डुप्लीकेट में क्या होता है, कंप्यूटर ओनली में क्या होता है। फिर बारी आती है, नेक्स्ट है फाइल को पीडीएफ में सेव करना। फाइल को पीडीएफ में सेव करना है तो उसके लिए फाइल ऑप्शन में जाना है और सेव एज ऑप्शन में जाना है। सेव एज ऑप्शन में हमें पीडीएफ ऑप्शन सिलेक्ट करना है सेव एज टाइप के अंदर। और फिर हम क्या कर देंगे, ओके पे क्लिक कर देंगे फाइल का नाम देके। तो ये क्या होगा, हमारी फाइल पीडीएफ में सेव हो जाती है। अब आता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट। इनमें कुछ कॉमन चीजें जो पेपर में लगातार पूछी जाती हैं। बाकी इसकी शॉर्ट कीज आपको बताई थी मैंने, बुक के एंड में दी हुई है। फर्स्ट क्लास में मैंने बताया था कि ये लास्ट के बुक के पेजेस जो आपको रीड करने हैं तो वहां पे इनकी शॉर्ट की दी हुई है, तो इसको वहां अब अपने क्लास के अंदर रिपीट नहीं करेंगे। तो जो कॉमन क्वेश्चन आ जाते हैं जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट की जो फाइलों के नेम है वो क्या रहते हैं और इनके यूज क्या है। जैसे वर्ड जो है लेटर लिखने, डेस्कटॉप वर्क करने या पब्लिशिंग वर्क हो गया, नोट्स बनाने, रिज्यूम बनाना, ये सब काम जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होते हैं। एक्सेल के अंदर स्प्रेडशीट प्रोग्राम इसे बोला जाता है और इसके अंदर लिस्टें बनानी, ग्राफ बनाने, चार्ट बनाने, कैलकुलेशन वर्क करना एक्सेल में किया जाता है। और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर जो है प्रेजेंटेशन वर्क किया जाता है तैयार, जिसके अंदर ऑडियो या वीडियो मल्टीमीडिया इंक्लूडेड किए जा सकते हैं। और आउटलुक जो है हमारा, इसके अंदर हम क्या करते हैं, ईमेल सेंड या रिसीव कर सकते हैं जिसे हम डिजिटल असिस्टेंस भी बोला जाता है। अब इसको देखने का तरीका, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड चलाते हैं तो इसको देखने के लिए हमेशा जो वर्क चलता है वो प्रिंट लेआउट में काम चलता है। और एक्सेल और पावर पॉइंट में हमेशा नॉर्मल व्यू में काम चलता है। और फाइलों के नाम की बात आए, अगर फाइल का डिफॉल्ट नेम पूछा जाए
डिफॉल्ट नेम जो है एमएस वर्ड के अंदर डॉक्यूमेंट वन रहता है। इसी तरह एक्सेल के अंदर बुक वन रहता है। इसी तरह पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन वन रहता है। और इसके एक्सटेंशन फाइल के पीछे क्या लगा रहता है, जैसे गाने के पीछे MP3 लिखा रहता है, वैसे ही फाइल के पीछे DOCX लगा रहता है। और एक्सेल के पीछे XLSX लगा रहता है। और पावर पॉइंट के पीछे PPTX लगा रहता है। आउटलुक के पीछे PST लगा रहता है। अब पुराने वर्जन में अगर पूछ ले, जैसे 2007 से पुराने वर्जन 2003 के अंदर DOC, और एक्सेल के अंदर XLS, और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर PPT, मतलब लास्ट के जो एक्स लगे हैं ये हमारे हट जाएंगे। कौन से? वर्जन 2003 में। लेकिन 2007 के बाद जितने भी वर्जन आए हैं उनमें 4 डिजिट ही चला है। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर आता है माइक्रोसॉफ्ट वर्जन। वर्जन 97 है, 2000 है, 2003 है, 2007 है, 2010 है, 13 है, 16 है, 19 है, 21 है। ये इसके MS ऑफिस के वर्जन है, लेकिन आपके जो पेपर लेवल का जो सिलेबस है वो 2010 तक का ही है। फिर बारी आती है हमारे इसके अंदर डिफॉल्ट जूमिंग। जूमिंग कई बार पूछा जाता है, मिनिमम जूम कितना होता है, मैक्सिमम कितना होता है। तो मिनिमम जो MS वर्ड में जूम का साइज है वो है 10, और मैक्सिमम 500 है। और पावर पॉइंट और एक्सेल में 400 तक ये जाता है। ठीक है। फिर वर्ड के अंदर जो हमारे सामने पेज दिखता है उसे पेज बोला जाता है। और एक्सेल के अंदर शीट बोली जाती है। पावर पॉइंट में स्लाइड बोला जाता है। अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से रिलेटेड कुछ कॉमन क्वेश्चंस, जैसे स्पेलिंग अगर गलत है तो उसे चेक करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? F7 बटन यूज करते हैं ग्रामर चेक करने के लिए। इसी तरह अगर हमने समानार्थी शब्द देखने हैं तो हम क्या यूज करते हैं? Shift+F7 बटन यूज करते हैं। और गटर ऑप्शन जो है बुक बाइंडिंग से रिलेटेड है। बुक की पोजीशन कैसे रखनी है, स्टेपलर एरिया कौन सा रखना है। तो पोजीशन जो है लेफ्ट और टॉप में रहती है। और गटर मार्जिन जो है वेस्ट एरिया कह सकते हैं, जिस एरिया में हम स्टेपलर यूज करते हैं या बाइंडिंग यूज करते हैं। इसी तरह हाइपरलिंक। हाइपरलिंक लगाने के लिए कंट्रोल के बटन यूज किया जाता है, और हटाने के लिए हाइपरलिंक के ऊपर ही राइट क्लिक, और उसके अंदर रिमूव का ऑप्शन आ जाता है, वहां से हम रिमूव या एडिट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है TOC। TOC जी होता है टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स, और ये जो है रेफरेंस टैब में हमें देखने को मिलता है। तो वर्ड के अंदर परमानेंटली डिलीट करना है तो हम क्या यूज करते हैं? Shift+डिलीट बटन यूज करते हैं, जिससे डाटा क्या कर सकते हैं? हम परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं। ट्रैक चेंज क्या चीज है? ट्रैक चेंज एक मॉनिटरिंग सिस्टम है जो कि हमारी फाइलों को मॉनिटर करने के लिए ऑन किया जाता है, जिससे हमारे एब्सेंट में कोई फाइलों में कोई देखे या उसमें कोई चेंजिंग करे तो हमें तुरंत पता लग जाए। फिर आता है मेल मर्ज। मेल मर्ज जो है एक साथ एक ही लेटर या कोई प्रोसेसर कई लोगों को भेजना हो, तब हम क्या यूज लेते हैं? मेल मर्ज ऑप्शन काम में लेते हैं। फिर आता है हेडर और फुटर। हेडर और फुटर क्या चीज है? हेडर और फुटर हर पेज पे देने के लिए क्या यूज करते हैं? हर पेज पे देने के लिए हम ऐसी लाइनें जो बार बार रिपीट करनी है उसके लिए हेडर और फुटर काम में लेते हैं। हेडर जो है पेज के टॉप में शो होता है, और फुटर पेज के अंत में शो होता है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अब इसके अंदर जो है डाटा शीट को पेज वाइज देखने को हम क्या कहते हैं? पेज ब्रेक प्रीव्यू। भाई इसके अंदर हमें क्या पता लग जाता है? हमारा कितनी शीटों में वर्क किया है।
तो इस किस ऑप्शन में जाना पड़ता है? पेज ब्रेक प्रीव्यू में जाके हम कितने पेजों में काम किया है वो चीज स्थिति देख सकते हैं। फिर आता है सेल एड्रेस। फर्स्ट सेल का एड्रेस हमेशा A1 रहता है। लास्ट सेल का एड्रेस XFD 10,48,576 रहते हैं। अब इसके अंदर जो है सेल एड्रेस के अंदर हमेशा अल्फाबेट्स पहले आएंगे, फिर न्यूमेरिक संख्या आएंगी। और अगर आपको उस क्वेश्चन के अंदर एड्रेसेस दिए हुए हैं और उसके अंदर कुछ डॉलर का साइन है तो वो भी आ सकता है। वो आगे या पीछे कैसे भी ले सकते हैं। फिर आता है गोल सीक। गोल सीक जो है हमारा, पहले से अगर हमारे को राशि पता है तो फाइनल रिजल्ट पता है, तो बीच की राशि या मिड का अंतर निकालना हो तो हम क्या ऑप्शन काम में लेते हैं? गोल सीक ऑप्शन काम में लेते हैं। डाटा को छांटने और फिल्टर करने के लिए हम क्या यूज लेते हैं? फिल्टरिंग यूज करते हैं, जिसे कंट्रोल शिफ्ट एल के साथ ऑन या ऑफ किया जाता है, जिसे बोलते हैं फिल्टर करना। और शॉर्ट के अंदर जो है डाटा को ऑर्डर में सेट किया जाता है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। फिर बारी आती है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर जो है हम डाटा को नियम या शर्तों पे रिपोर्ट को आगे या पीछे देखने के लिए काम में लेते हैं। प्रिंट टाइटल जो है हेडिंग लाइन को बार बार रिपीट करने के लिए उपयोग में लिया जाने वाला ऑप्शन है। ये हेडर या फुटर की तरह ही काम करता है। फिर आता है प्रिंट टाइटल, हो गया। फिर बात आती है नेम ऑफ चार्ट। मतलब हमारे एक्सेल के अंदर जैसे स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था वर्क के अंदर, बीच में चार्ट भी बनाया जाता है। तो इसमें चार्ट कौन कौन से बनते हैं? कॉलम भी बनता है, लाइन भी बनता है, पाई भी बनता है, बार, एरिया, एक्सेक्टर, स्टोक्स, सरफेस, बबल्स, डाउन ऑफ नट, उसके बाद रेडार, 3D चार्ट, सिलेंडर, पिरामिड, ये सारे चार्ट के टाइप हैं। और इस चार्ट बनाने के लिए हमें शॉर्ट की जो है F11 की सहायता से हम चार्ट बना सकते हैं। और मैनुअली अगर बनाना है तो हम इंसर्ट में जाके चार्ट ग्रुप में जाके हम चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। इनमें से कोई भी चार्ट बनाया जा सकता है। फिर आता है एक्सेल के कॉमन फॉर्मूले। जैसे सम जो है जोड़ने के लिए काम में आता है, एवरेज जो है औसत के लिए, काउंट जो है गिनती करने के लिए, काउंट इफ जो है क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग गिनती करने के लिए भी 400 से कम वालों को जोड़ना है, 400 से ज्यादा वालों को जोड़ना है। उस कंडीशन में मैक्स बड़ी संख्या का निकालने के लिए, मिनिमम मीन जो है मिनिमम संख्या छोटी संख्या देखने के लिए, कॉन्स्टेंट जो है दो या दो से ज्यादा सेलों के डाटा को जोड़ने के लिए हम क्या यूज लेते हैं? कॉन्स्टेंट फॉर्मूला काम में लेते हैं। फिर बारी आती है लेफ्ट राइट। ये जो है लेफ्ट साइड से डाटा के अगर उठाना है, किसी सेल से डिजिट उठाने पिक करने हैं तो लेफ्ट फॉर्मूला काम में आता है। और राइट साइड से डाटा पिक करना है तो राइट फॉर्मूला काम में आता है। और टेक्स्ट की लंबाई अगर काउंट करनी है, मतलब संख्या गिननी है कितने करेक्टर हैं, तो लेंथ फॉर्मूला काम में आता है। और ट्रिम जो है सेलों के बीच में एक्स्ट्रा ब्लैंक स्पेस जो है उसे रिमूव करना है, तो ट्रिम फॉर्मूला काम में आता है। और अपर जो है हमारा सेल के में जो डाटा है उसे बड़ी एबीसीडी में बदलने या बड़े केस में बदलने के काम में आता है। और लोअर जो है छोटे एबीसीडी में बदलने के काम आता है। इसी तरह प्रॉपर जो है हमारा प्रॉपर केस में बदलने के काम आता है, मतलब पहला लेटर बड़ा बाकी छोटे। वी लुकअप जो है अगर कोई तालिकाएं इंडेक्स है उसके अंदर से हमने किसी भी आईडी के बेस पे डाटा का शॉर्टिंग करना है या कोई डाटा रिजल्ट निकालना है, तब हम क्या काम में लेते हैं? वी लुकअप काम में लेते हैं। और उसके बाद राउंड अप राउंड डाउन जो है डेसिमल प्लेस को राउंड फिगर में कन्वर्ट करने के काम में आते हैं। राउंड डाउन के अंदर हमेशा पूर्णांक बनाता है, मतलब शून्य की ओर बनाता है। और जबकि राउंड अप जो है हमेशा इसकी वैल्यू बढ़ाता है। जैसे 6.67 है तो ये राउंड अप जो है 6.7 में कन्वर्ट कर देगा, जबकि सिक्स अपने डाउन जो है 6.6 में ही कन्वर्ट करेगा।
और फिर आती है हमारे पावर पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन शॉर्ट की, जो पेपर में बार बार रिपीट की जाती है। सबसे पहले है F5, जो कि स्लाइड शो को चलाने के से रिलेटेड है। स्लाइड शो को चलाने के लिए, शुरू से चलाने के लिए फ्रॉम बिगिनिंग यूज किया जाता है, और शॉर्ट की है इसकी F5। और बीच में से किसी स्लाइड से चलाना है तो ऑप्शन करंट स्लाइड का काम में लिया जाता है, और इसकी शॉर्ट की रहती है शिफ्ट F5। और नेटवर्क पे चलाने के लिए कंट्रोल F5 चलती है, ब्रॉडकास्ट बोला जाता है इसे। और न्यू स्लाइड एंटर करनी है तो कंट्रोल M ही काम में लिया जाता है। और नई प्रेजेंटेशन काम में लेनी है, मतलब बनानी है, तो कंट्रोल N। और डुप्लीकेट स्लाइड बनानी है तो कंट्रोल D। और प्रेजेंटेशन को बीच में रोकना या उससे बाहर आना, उसके लिए एस्केप बटन काम में लिया जाता है। और कंट्रोल जेड जो है हमारा अंडू के लिए काम में आता है, ये वर्ल्ड एक्सेल फॉरवर्ड तीनों में काम करेगा। मैं पिछले स्टेप पे जाना और उसी स्टेप पे लौट के आने के लिए रीडू काम में आता है। तो व्हाइट स्क्रीन लाने के लिए डब्ल्यू प्रेस किया जाता है, और ब्लैक स्क्रीन लाने के लिए बी प्रेस किया जाता है। और इलेक्ट्रॉनिक लाइनें इरेज करने के लिए ई प्रेस किया जाता है। फिर आता है हमारा प्रेजेंटेशन में स्लाइड के मैटर ऑब्जेक्ट को मूवमेंट कराने की विधि को कस्टम एनिमेशन बोलते हैं, और एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड पर जाने को ट्रांजिशन बोला जाता है। तो टाइप ऑफ व्यू पावर पॉइंट के अंदर स्लाइड शॉर्टर व्यू, इसके अंदर क्या है, छोटे छोटे पिक्स में दिखाया जाता है। स्लाइड शॉर्टर के अंदर थंबनेल्स में इसे हमारी जितनी भी स्लाइड है उनको दिखाया जाता है। नॉर्मल व्यू के अंदर प्रेजेंटेशन तैयार की जाती है। और नोट्स पेज व्यू के अंदर नोट्स लिखने की जगह रहती है, ये हर स्लाइड के नीचे शो होता है। और रीडिंग व्यू जो है, बुक किस तरह पढ़ने के काम में रीडिंग व्यू काम में लिया जाता है। और ये थी हमारी मास्टर क्लास 3। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम। और जो भी एग्जाम में आए उसे अच्छे से पढ़े, और हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ के आंसर दें। और अपने फीडबैक जरूर दें परीक्षा होने के बाद। थैंक यू।